सिर्फ 6 रात बाकी हैं और फिर 16 की सुबह सुबह ही यमन के सना जेल में निमिषा प्रिया को फांसी पर लटकाया जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद हर भारतीय बस यही सोच रहा है कि किसी तरीके से निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। आखिर कौन है निमिषा प्रिया और फिर 16 तारीख यानी 16 जुलाई को उन्हें फांसी क्यों दी जा रही है? अब तक ऐसा क्या हुआ कि यमन से उनको भारत सरकार छुड़ाकर देश नहीं ला पाई? क्योंकि यह मामला करीब 4 से 5 सालों से चल रहा है। निमिषा को लेकर एक जो सेव करने के लिए संगठन भी बनाया गया भारत में, जो करीब करीब $मिलियन जुटा चुका है। यह सब कुछ करने के बाद निमिषा अभी तक भारत वापस नहीं लाई गई, लेकिन अब जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है वो हर हालातों से गुजरकर 16 जुलाई पर आ गिरी है। यानी 16 जुलाई को ही अब फांसी दी जाएगी। ऐसे में सिर्फ एक दो रास्ते हैं जिससे निमिषा को बचाया जा सकता है और वो रास्ता सीधे सीधे ईरान से गुजरता है। जहां ईरान, अभी आपने देखा होगा कि ईरान और इसराइल के युद्ध में हमारे देश में भी कोहराम मचा था कि आखिर इसराइल का साथ दिया जाए या फिर ईरान का। लेकिन वो विदेशी मामले हैं तो उसको भारत सरकार पर छोड़ते हैं। मगर सवाल तो यह है कि ईरान का जो रास्ता है वो आखिर कैसे और किस तरीके से भारत के काम आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आज की क्राइम कथा में हम निमिषा प्रिया की उस पूरी कहानी को जानेंगे और फिर यह समझेंगे कि आखिर किस तरीके से निमिषा को बचाया जा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अभी लाइव हिंदुस्तान पर आप कंटिन्यू इस बात को लेकर कवरेज देख पा रहे होंगे कि कौन से रास्ते हैं, निमिषा ने क्या किया था और किस तरीके से यह पूरा मामला पहुंचता है। दरअसल शुरुआत जो होती है वो 2008 से होती है, जब निमिषा केरल के पलक्कड़ से नर्सिंग की पढ़ाई करके पहुंचती हैं यमन और वहां पर कुछ काम धाम कर रही होती हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई रहती है एक तलाल अब्दो मेहदी नाम के शख्स से, जो यमन का ही निवासी है। यमन उस वक्त बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था क्योंकि सरकार एक संयम से चल रही थी, सरकार आधिकारिक थी। यमन में इस वक्त है एक हूती ग्रुप और अक्सर करके आप हूती संगठनों की खबरें देखते होंगे जो इस वक्त इसराइल के साथ एक वॉर छेड़ रहे हैं, जिसमें लगातार वो उनकी शिपों को निशाना बना रहे हैं। हूती संगठन एक विद्रोही ग्रुप है जो यमन में इस वक्त अधिकतर हिस्सा जो यमन का है, यमन देश का, उस पर कब्जा करके रखे हैं। लेकिन एक और सरकार है यमन की, जिसे आधिकारिक सरकार, यानी बहुतायत ऐसे देश हैं जो यमन की आधिकारिक सरकार पर सिर्फ उस सरकार को अपना मैंडेट देते हैं, यानी उसको मानते हैं, जो सऊदी अरब से चल रही है। यानी सऊदी अरब में ही उनकी निर्वासित सरकार है, मगर वो कुछ हिस्सों पर ही है, यमन के बहुत कम हिस्सों पर। लेकिन अधिकतर हिस्सा जिनमें यमन की जो राजधानी है सना, उस पर भी कब्जा हूती मिलिशिया का है और हूती जो हैं वो फुल्ली कंट्रोल में रहते हैं ईरान के। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हूती जो हैं वो ईरान की ही एक तरीके की जो छद्म सेना आप कह सकते हैं, वो हूती संगठन है। ऐसे में सवाल है कि अब निमिषा प्रिया को ये ईरान कैसे बचा सकता है, क्योंकि करीब करीब आज से 4 से 5 महीने पहले ईरान से एक ऑफर भी आने की मीडिया रिपोर्ट्स थी, जिसमें कहा गया था कि वे अगर भारत सरकार चाहे तो वो बचाने के लिए तैयार है, इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगे। इससे पहले एक ब्लड मनी कहा जाता है जो यमन में या फिर जहां जहां शरिया कानून लागू है वहां के लिए होता है कि अगर आपसे हत्या हुई है और जिनकी हत्या हुई उनके परिवार वाले अगर आपको माफ कर दें तो फिर फांसी की सजा जो आपको है वो हट जाएगी, यानी आपको माफी दे दी जाएगी। निमिषा प्रिया वाले मामले में भी यही हुआ। निमिषा को करीब 2020 से फांसी की सजा जब से दी गई है यमन की एक स्थानीय अदालत से, फिर वो इस सजा के बदले में जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। वहां की सुप्रीम कोर्ट जो है यमन की, वो भी कहती है कि नहीं, आपने हत्या की है और आपको हत्या के लिए फांसी की ही सजा मिलेगी। इसके बाद साल 2024 का समय आता है जब इस मामले का जिक्र होता है कि यमन के जो राष्ट्रपति हैं हूती संगठन वाले, उनको भी भेजा जाता है एक पत्र, निमिषा की तरफ से दया याचिका लगाई जाती है, वो भी फेल हो जाता है। यमन के राष्ट्रपति भी कहते हैं नहीं, फांसी तो आपको मिलेगी। इधर बैकडोर से लगातार भारत सरकार बातचीत कर रही होती है
किसी तरीके से। और शायद यही कारण है कि निमिषा को फांसी पहले ही दे दी गई होती, लेकिन अभी यह मामला टलते जा रहा था। अभी तक बात नहीं बन पाई होगी, जिसके कारण 16 जुलाई को तारीख मुकर्रर की गई। सवाल यह है कि क्या हूती अगर ग्रुप चाहेगा तो वो निमिषा बच जाएंगी? जानकारों का यही कहना है कि अगर ईरान हस्तक्षेप करेगा और अगर भारत ईरान को इस तरीके से ऑफर करे कि आ, हूतियों को जिस तरीके से पूरे विश्व में एक इस तरीके से माना जाता है कि वे एक बहुत कठोर दिल वाले हैं, यानी वो हत्या करने वाले हैं, एक तरीके के ऐसे गुट हैं जिनमें मानवता नहीं है, ये हूतियों को लेकर प्रचारित किया गया है। तो भारत की तरफ से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ऑफर कुछ इस तरीके का है कि अगर हूती हमारे देश की नागरिक जो फिलहाल यमन में जिनको फांसी की सजा मिली है निमिषा को, अगर उन्हें माफ कर देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा और भारत भी ये कन्वे करेगा कि नहीं, हूती जो मानवीय तौर तरीका है वो फॉलो करते हैं और उन्होंने मानवता दिखाई है। तो ये उनके लिए एक छवि सुधरने का मौका हो सकता है। और दूसरी तरफ ब्लड मनी वाला एक सेफ फाउंडेशन बनाया गया निमिषा प्रिया के नाम से। वो फिलहाल भारत में भी, भारत की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को इस बात के लिए आदेश दिया जाए कि वो किसी तरीके से निमिषा को बचाएं। तो क्या अभी तक कोशिश नहीं की गई? रिपोर्ट्स बताती हैं बहुत तरीके की कोशिश की गई है भारत की तरफ से। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अबू धाबी में भी एक भारतीय लड़की को मौत की सजा दी गई थी। कुछ हत्या का ही मामला वहां भी था, यूपी की रहने वाली थी वो। लेकिन अब यमन में भी अगर फांसी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ईरान जो है उसका हस्तक्षेप हूतियों के लिए बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि ईरान के फुली कंट्रोल में ये रहते हैं। यहां तक कि जो हथियार सप्लाई है ये सब कुछ ईरान करता है हूती ग्रुप के लिए। और हूती जो है उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, मैंने पहले भी बताया। तो सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से जो ब्लड मनी वाला केस है वो फेल हो गया। इसके लिए हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, जिसमें तलाल अब्दो मेहदी जिसका नाम है, उसके भाई अभी जीवित हैं, यानी जिसकी हत्या हुई है मेहदी की, उसके भाई जीवित हैं अकेले, वही परिवार के इकलौते सदस्य हैं। इसके लिए निमिषा की मां भी यमन में भी स्थित हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। जो सेफ फाउंडेशन निमिषा के लिए भारत में बनाया गया, उसने करीब करीब $1 मिलियन की रकम इकट्ठा की है उसी ब्लड मनी के लिए। उनके तरफ से उसके भाई को ऑफर जाता है, उसका भाई ठुकरा देता है। फिर एक और ऑफर दिया जाता है कि अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके परिवार में आपके जान पहचान का, जिसे आप बहुत मानते हैं, क्योंकि यमन में इलाज अब उतना सही नहीं है, जब से विद्रोह हो चुका है उसके बाद से यमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर उस व्यक्ति का इलाज करा दें और मुफ्त में हम करवाएंगे, पैसा हम वहन करेंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेहदी का भाई उसके लिए भी मना कर देता है, कहता नहीं, मुझे खून के बदले खून चाहिए। इसके बाद फिर एक ऑफर जाता है, वो ऑफर जाता है कि अगर आप चाहो तो यमन में चूंकि हालत बहुत खराब है, जब से विद्रोह हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, तब से जरूरी वस्तुएं भी नहीं है, सब कामकाज ठप पड़ा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आपके लिए हम सऊदी या फिर खाड़ी देश में, जो सऊदी अरब, दूसरी तरफ आप कहिए तो हम आपके लिए यूएई में, यहाँ पर रहने के लिए और बाकी इंतजामात हम कर देंगे। उसका भाई वो भी ठुकरा देता है। यानी अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं करीब करीब। तो अब रास्ता वही बचा है ईरान से होते हुए हूतियों तक पहुंचने वाला। जो सेंट्रल जेल है सना की, वहीं पर यह बंद है। 16 तारीख है, सुबह सुबह फांसी देने की जो बात कही जा रही है, यानी 6 रात और है। अब हम आते हैं कि आखिर निमिषा प्रिया वहां पहुंची कैसे, अब जो मेहदी है उसकी हत्या कैसे हुई थी। साल 2008 की बात है जब निमिषा प्रिया यहां से, यानी केरल की पलक्कड़ से होते हुए यमन पहुंचती हैं, वहां पर एक नर्स के तौर पर काम करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कुछ कमाई धमाई हो जाती है। 2011 में वापस केरल लौटती हैं। यहां पर उनके माता पिता शादी कर देते हैं।
शादी के बाद वो अपने पति के साथ 2012 में फिर से यमन के लिए रवाना होती हैं और उस वक्त यमन में मामला गड़बड़ होता जाता है। सत्ता परिवर्तन, सत्ता विद्रोह, ये सब शुरू होता रहता है। देश जो है वो गृह युद्ध के हालात में जाने वाला होता है कि उनके पति और निमिषा की अब एक बेटी हो चुकी थी। तो पति यमन से लौट आता है केरल। निमिषा कहती है कि अभी उनके कुछ पैसे, कुछ काम काज जो है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो यमन से लेके वो भारत वापस आ जाएंगी। लेकिन भारत वापस जब वो आने वाली होती हैं, तभी देश जो है वो बुरी तरीके से गृह युद्ध में चला जाता है। यानी 2014 के आसपास जब उनके पति यमन छोड़कर लौटे अपनी बेटी के साथ, तो निमिषा वहीं रह गई। अब निमिषा के पास कुछ पैसे इकट्ठा थे, करीब करीब यह रकम बताई जाती है 50 लाख के आसपास। तो वो सोचती हैं कि अब किसी तरीके से कुछ कामकाज स्टार्ट करें, क्योंकि रहना सहना तो यहाँ पे बहुत खर्चीला है और ऐसे तो लाइफ चल नहीं पाएगी। तो जिसका मैंने नाम बताया, तलाल अब्दो मेहदी, ये इनका पुराना दोस्त था, इनका पति भी जानता था इसके बारे में। ये कोई स्टोर का मालिक भी था और कुछ पहले से ये कोई बिजनेस चलाता था। तो ये उससे मिलती हैं, कहती हैं कि यार कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो पूछता है कि हाँ तुम बताओ कि क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो ये बताती हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे नर्सिंग होम चला सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल, तुमने पढ़ाई भी की है? कहता हाँ ठीक है। तो ये लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं तो यमन में एक कानून बताया जाता है। ये पूरी तरीके से अब क्या वास्तव में ये कानून है, लेकिन हमने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि कानून है कि वहां पर अगर आपको स्टार्ट करना है तो फिर आपको वहां का निवासी होना जरूरी है, या फिर आप किसी से शादी कर चुके हो। डॉक्यूमेंट पे आपका नाम भी यहीं के किसी का होना चाहिए। तो ऑफिशियल तौर पर, यानी कागजों में, ये दोनों शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ दिखा देते हैं। अब ऑफिशियल जब हो चुका था तो तलाल अब्दो मेहदी को लगता है कि ये अगर काम करेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, तो मैं अपना स्टोर भी चलाता रहूंगा और इधर जो इस हॉस्पिटल से यानी छोटे मोटे नर्सिंग होम से जो कमाई होगी उस पर भी मेरा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल तौर पर कागजों में मेरी पत्नी हो चुकी है। बाकी कुछ 50 लाख में जो रकम थी वो ऐंठता था, कमाई का हिस्सा भी ले लेता। पासपोर्ट भी, चूंकि पत्नी ऑफिशियल तौर पर है तो पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर ले रखा था। अब वो करता क्या है कि धीरे धीरे शारीरिक शोषण पर आता है, धमकी दे देकर ये परेशान होती जाती है। तब इन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि मुझे किसी तरीके से यहां से भागना है, मुझे पैसा रकम कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सोच रही हूं मैं भाग जाऊं। लेकिन गड़बड़ तो हो चुकी थी, गलती तो हो चुकी थी। इसके लिए दिन वो चुना जाता है जब तलाल अब्दो मेहदी बीमार चल रहा होता है, वो अपने घर पर ही सो रहा होता है। निमिषा अपने एक और दोस्त के साथ इसके यहां पर पहुंचती है, चूंकि मेडिकल की ऑलरेडी वो पढ़ाई कर चुकी थी, तो कुछ बेहोशी के इंजेक्शन लेकर जाती हैं और वहीं पर जाकर उसे इंजेक्ट कर देती है। जब उसे लगता है तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन निमिषा जल्दबाजी में यह भूल चुकी थी कि जो इंजेक्शन वो लगा रही है वो ऑलरेडी ओवरडोज है और वो पहले से बीमार चल रहा है। इसी में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से शव को छिपाया जाए। अब शव को छिपाते कैसे, क्योंकि यमन में ऑलरेडी खून खराबा चल रहा है, हर जगह छापेमारी चल रही है। तो इसके लिए इन्होंने पानी की टंकी को चुना और उसको बोटी बोटी कर देते हैं और ले जाकर पानी की टंकी में भर देते हैं। ये भर के निकलते हैं, लेकिन उस वक्त इनके चेहरे पर पसीने दिखाई दे रहे थे, बहुत ज्यादा ये नर्वस थे, सोच नहीं पा रहे थे कुछ। दोनों जैसे ही निकलते हैं, उसके कुछ टाइम बाद उनका जो अब्दु मेहदी का भाई है वो पहुंचता है और वो खोजता है तो नहीं मिलता उसका भाई। वो रिपोर्ट दर्ज करवाता है, इलाके की सीसीटीवी की जांच होती है, पुलिस पाती है कि ये दो लोग निकले हैं, ऑफिशियल तौर पर इनकी पत्नी है और कोई और है, तो ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का चक्कर हो। तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में पेशी के दौरान निमिषा खुद कबूल कर लेती कि हाँ उनके द्वारा गलती से हत्या हो गई, गैर इरादतन, लेकिन हत्या तो हत्या, वहां शरिया कानून है और उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से यमन के हूतियों के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी इसे सुना नहीं जाता, कोई माफी नहीं मिलती। लेकिन अब
जैसा मैंने पहले बताया कि ईरान ही आखिरी उम्मीद है, ब्लड मनी से भी काम नहीं हो पाया है। $1 मिलियन उनको छुड़ाने के लिए बनाया गया है यहाँ पे, जो सेफ फाउंडेशन है। तो कुल मिला जुलाकर 16 तारीख से पहले ही भारत सरकार को एक्शन लेना है। इधर 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट यमन के लिए तो आदेश नहीं दे सकती, यानी यमन में आदेश नहीं दे सकती। भारत का कानून सिर्फ हमारी सीमा तक ही लागू रहेगा। आप क्या सोचते हैं और निमिषा के बारे में आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव हिंदुस्तान को, क्योंकि फिर से 10 बजे कल रात मुलाकात होगी। मेरा नाम है दिव्यांशु। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।